हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम समीर त्रिपाठी, योर हिस्ट्री एडुकेटर, एंड मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ह्यूमैनिटीज वाला चैनल पर। दोस्तों, माइंड मैप सीरीज के आज इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10th, जो कि है रिबेल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857। हम सभी इसके बारे में जानते हैं और बहुत ज्यादा हमने इसके बारे में सुना भी हुआ है। कई बार इतिहासकार इसको आजादी की पहली लड़ाई भी बोलते हैं। 1857 का विद्रोह कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ भारत की सबसे पहली एक लड़ाई थी, जहां पर हमने ये चीज एकदम साफ कर दी थी कि बस अब आपकी मनमानी और ज्यादा भारत में नहीं चलेगी। पिछले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा कि उस चैप्टर के अंदर हमने चर्चा किया था कि भारत के अलग अलग ग्रुप अंग्रेजों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। हमने देखा कैसे पीसेंट, कैसे जमींदार और कैसे ट्राइबल पीपल, दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स। और 1857 के पहले ही ऑलरेडी भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों की पॉलिसीज के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया था। लेकिन 1857 में पहली बार हमें देखने को मिलता है कि लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर एक कॉमन रिवोल्ट फैला, विच वाज कॉल्ड द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। और इस 1857 के विद्रोह ने एक चीज तो कॉमन कर मतलब एक चीज तो जाहिर कर दी थी कि ब्रिटिश रूल भारत में परमानेंट नहीं है। और अब भारत के लोगों को यह पता चल चुका है कि बस ब्रिटिश रूल भारत की भलाई के लिए भारत में नहीं है, वो बल्कि भारत को लूट रहा है, भारत के रिसोर्सेज को ले जा रहा है। एंड ब्रिटिश रूल के भारत में होने से केवल भारतीयों को परेशानियां हो रही हैं, दिक्कत हो रही है। जब इस चैप्टर की शुरुआत की बात करते हैं तो ये चैप्टर बेसिकली शुरू होता है 10 मई 1857 से, मीरठ से। बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत यूं तो मंगल पांडे जी के द्वारा कर दी जाती है, जब वेस्ट बंगाल बैराकपुर में वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई राइफल्स को यूज करने से मना कर देते हैं, उनके अंदर गोलियां भरने से मना कर देते हैं। और जब मंगल पांडे जी को पुश किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, तो अपने दो सीनियर ऑफिसर्स को मार देते हैं। आगे चलकर इसके लिए उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन यहां से ये सिलसिला शुरू होता है और फिर पूरे भारत में फैल जाता है। अब ये पूरी कहानी जो है ये मीरठ में आ जाती है, जब मीरठ में 9 मई को 85 सोल्जर्स को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे दिया जाता है और 5 को फांसी की सजा सुना दी जाती है, इस चीज के चलते कि आप इस बुलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको ये सब सजा दी जाएगी। सिपाहियों ने भी मना कर दिया था कि हम इस बुलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भले आप हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। 10 मई 1857 को अब हम आ जाते हैं हमारी कहानी पर, जहां मीरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। जब सिपाही विद्रोह कर देते हैं, सैन्य विद्रोह को म्यूटिनी कहा जाता है। तो म्यूटिनी मींस सैन्य विद्रोह। सिपाहियों ने मीरठ के कैंटोनमेंट में विद्रोह कर दिया और अपने सीनियर्स का आदेश मानने से मना कर दिया, और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स वहां से शुरू हो गई। सबसे पहले उन्होंने जाकर सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को लूटा, जहां कहीं पर भी हथियार रखे जाते थे। अंग्रेजों को उन्होंने अटैक किया, अपने सीनियर्स को उन्होंने अटैक किया, उनके बिल्डिंग्स, उनके बंगलोज को जला दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रिकॉर्ड ऑफिस हो, जेल हो, कोर्ट हो, पोस्ट ऑफिस हो या उनका कोष हो, सबको नष्ट कर दिया गया, उसको लूट लिया गया। टेलीग्राफ लाइन जो दिल्ली तक जा रही थी उसको काट दिया गया, और पूरे जहां कहीं पर भी अंग्रेज दिखे उनको मार दिया गया और अपने सैनिकों को, अपने सैन्य साथियों को आजाद करा दिया गया। मीरठ में पूरे दिन यह सिलसिला चलता रहा, और जैसे ही दिन ढला 11 मई को सारे सिपाही निकल पड़े दिल्ली के लिए। पूरी रात ट्रेवल करने के बाद वो अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट में कौन है? वहां पर थे बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल रूलर। अब देखो, अंग्रेजों के शासन के अगेंस्ट में विरोध करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक अल्टरनेट पावर की जरूरत थी, उन्हें एक लीडर की जरूरत थी। तो वो निकल पड़ते हैं बहादुर शाह जफर जी की तरफ कि भाई देखो, हम अंग्रेजों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और अंग्रेज रूल जो है अब हम इसको सहन नहीं कर सकते हैं। ये सिपाही बहादुर शाह जफर की खिड़की तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई, हमने कुछ इंग्लिशमैन को मार दिया है और अपने साथियों को आजाद कर दिया, और हमने विद्रोह कर दिया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम ऐसी कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करें, ऐसी बुलेट्स का इस्तेमाल करें जिसमें काऊ और पिग का फैट है, जो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है, और ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है, ये हमारे धर्म को तोड़ना चाहते हैं, ये हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से कहा कि अब आप इस विद्रोह को अपना लीडरशिप प्रोवाइड कराइए। अब यूं तो बहादुर शाह जफर उस टाइम पे बहुत ओल्ड थे, तो इनिशियली ही वाज नॉट रेडी टू गिव हिज लीडरशिप टू दिस रेबेलियन। बट कुछ सिपाही लाल किले के अंदर घुस गए बिना किसी एटिकेट को मानते हुए, और अल्टीमेटली बहादुर शाह जफर को उनकी रिक्वेस्ट को मानना पड़ा। बहादुर शाह जफर ने इन रेबेलियन ग्रुप्स की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, और रिवोल्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। जब ये सैनिक दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के सैनिक भी उनसे आ मिले, और पूरे दिल्ली में भी ये विद्रोह फैल गया। बहादुर शाह जफर ने लेटर लिखा और सभी
सभी लीडर्स को यह बोल दिया कि अब हम पूरे भारत में जहां कहीं पर भी आप हैं अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए और अब हम पूरे भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह करने वाले हैं अंग्रेजों के खिलाफ। म्यूटिनी शुरू कैसे हुई, ये सैन्य विद्रोह शुरू कैसा हुआ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली ये म्यूटिनी या तो किसी बुलेट फायर से शुरू होती थी या किसी बिगुल के साथ शुरू होती थी, और पैटर्न हर जगह सेम होता था। आर्म्स एंड एम्यूनिशन को लूटना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना फोड़ना, जहां कहीं पर भी अंग्रेज दिखे उनको मारना, और हिंदू मुस्लिम साथ में आकर फिरंगी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेंगे, ये पूरे इस लड़ाई का एक सिंबल बन गया। आगे चलकर जब विद्रोह शहरों में फैलना शुरू हुआ तो आम लोगों ने भी इस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया। लखनऊ, बरेली, कानपुर में हमें यह विद्रोह फैलता हुआ देखने को मिलता है। और जब आम लोगों ने विद्रोह को ज्वाइन किया तो केवल अब अंग्रेजों को ही नहीं मारा जा रहा, इवन जमींदार, साहूकार, तालुकदार जो कि अंग्रेजों से मिले हुए देखने को मिलते हैं, जो कि देखने को मिलते हैं कि भाई ये भी अंग्रेजों के साथी हैं, अब उन पर भी अटैक किया जा रहा है और उनके भी रिकॉर्ड्स को, उनके भी बही खातों को, उनकी भी बिल्डिंग्स को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। और जब आम लोगों ने इस म्यूटिनी को ज्वाइन कर लिया तो ये म्यूटिनी रिबेलियन बन गया। अब आपको शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है, म्यूटिनी का मतलब होता है जब सिपाहियां या सिपाही जो हैं वो विद्रोह करें तो उसको म्यूटिनी कहते हैं। रिबेलियन मतलब आम लोग जब विद्रोह करें तो उसको रिबेलियन कहा जाता है। पूरे मई और जून में माना जाता है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिखते हैं कि मई और जून में ये रिबेलियन इतनी तेजी से पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला एंड ब्रिटिश सरकार को इस तरीके से, ब्रिटिश सत्ता को उन्होंने इस तरीके से गिराया मानो ताश के पत्ते का कोई महल गिर रहा हो। सिपॉयज ने क्या किया, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो हर जगह अगर पैटर्न सेम है तो डेफिनेटली उनके बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का कम्युनिकेशन तो रहा ही होगा। तो माना जाता है कि सिपॉयज कंटोनमेंट के बीच में लगातार कम्युनिकेशन चल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह सिपाही मूव करते थे और वो मैसेजेस लेकर जाते थे। इनफैक्ट कई जगहों पे हमें पता चलता है कि डिसीजन कलेक्टिवली लिए जाते थे। रात को ये लोग पंचायत या मीटिंग्स करते थे सारे सिपाही, और मिलकर डिसाइड करते थे कि आगे हमें क्या करना है और आगे क्या करना है, क्या हमारे स्टेप्स होने वाले हैं। इनफैक्ट इसके बारे में हमें पता चलता है चार्ल्स बॉल से। ये सबसे पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने म्यूटिनी के बारे में लिखना शुरू किया था। एंड ये मेंशन करते हैं कि भाई देखो, इस रिवोल्ट को फैलने के लिए, या रिवोल्ट जो इतनी तेजी से सारे इलाकों में फैल रहा है, इसका कारण एक लौता यही था कि हर कैंटोनमेंट में सिपाही आपस में मिलकर डिसीजन लेते थे और डिसाइड करते थे कि आगे हमें क्या करना है। अब जब विद्रोह फैलना शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात थी कि विद्रोहियों को लीडर्स की जरूरत थी। तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर जो भी उनके लोकल लीडर्स थे उनको अपना लीडर बनाना शुरू किया और उनके अंडर में विद्रोह करना शुरू किया। जैसे आप देखेंगे कि मेरठ के सिपाही रात भर ट्रेवल करके कहां पहुंचे, बहादुर शाह जफर के पास, राइट। कानपुर में नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे, अडॉप्टेड बेटे थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और उसमें उनकी हेल्प की थी तात्या टोपे जी ने। अब नाना साहेब विद्रोह कर क्यों रहे थे? तो बेसिकली पेशवा को जब हराया गया, ब्रिटिशर्स ने जब एंग्लो मराठा वॉर में पेशवा बाजीराव सेकंड को हरा दिया तो उसके बाद उन्होंने पेशवा की पोस्ट को खत्म कर दिया। अब उन्होंने पेशवा बाजीराव सेकंड को कानपुर बिठूर भेज दिया और उनको पेंशन देनी शुरू की। अब जब पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई तो नाना साहेब ने कहा कि भाई आप हमारे पिताजी को पेशवा की जो पेंशन दे रहे थे, हम भी उस पेंशन को डिजर्व करते हैं, वी ऑल्सो वांट दैट पेंशन। तो अंग्रेजों ने उस चीज के खिलाफ में आकर बोल दिया कि हम अडॉप्टेड बेटों को ये पेंशन नहीं दे सकते। तो इस कारण से नाना साहेब जो हैं वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन कर रही हैं। आरा बिहार में कुंवर सिंह जो कि एक जमींदार थे वो इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। अवध के अंदर बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ इस रिवोल्ट को लीड कर रही हैं। और अवध के अंदर विद्रोह क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके प्रिय नेता वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था। मेरठ के अंदर, लखनऊ के अंदर, अवध के अंदर कई सारे फकीर और सन्यासी, कई सारे प्रॉफिट आकर लोगों को बोल रहे हैं कि आपको विद्रोह करना है, और विद्रोह इस तरीके से वो फैला रहे हैं, विद्रोह के मैसेजेस फैला रहे हैं। इनफैक्ट बरौत उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि शाहमल जो कि एक जाट कम्युनिटी से आते थे वो विरोध को लीड कर रहे हैं। और सिंहभूम, छोटा नागपुर प्लेट्यू में इवन ट्राइबल पीपल ने भी, आदिवासियों ने भी विद्रोह कर दिया था। वहां पर गुनू नाम के एक ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने कोल ट्राइबल्स को लीड किया था। और फैजाबाद में एक बहुत ही फेमस मौलवी जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह, वो इस विरोध को लीड कर रहे थे। इनफैक्ट मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के बीच में एक युद्ध भी हुआ था जिसको बैटल ऑफ चिन्हत कहा जाता है, जिसमें हेनरी लॉरेंस की फोर्सेस को हरा दिया गया था। अब जहां कहीं पर भी जैसे भी हो सका लोगों ने जमकर अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया और अंग्रेजी शासन के जो भी सिंबल थे, जो भी प्रतीक थे, उनको तोड़ना शुरू किया। अब इन सब के कारण क्या थे? तो देखिए, जब हम कारणों की बात करेंगे तो बच्चे कारण बहुत सारे थे। मैं लास्ट में आपको एक स्लाइड में सारे कारण एक साथ लिखवा दूंगा, बट धीरे धीरे करके अभी हम चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इमीडिएट कारण यही था कि देखो, नॉर्थ इंडिया में कई सारी अफवाहें और भविष्यवाणियां फैल रही थी। इनमें से अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस र्यूमर जो थी कि भाई फैट ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। होता क्या है कि आर्मी के अंदर एक नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस कर दी जाती है लॉर्ड हार्डिंज के द्वारा।
लॉर्ड हार्डिंज के द्वारा आर्मी के अंदर एक नई राइफल इंट्रोड्यूस कर दी जाती है जिसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। इन एनफील्ड राइफल्स के अंदर बेसिकली जो बुलेट डलती थी, जो कार्ट्रिज डलती थी, अफवाह फैलने लगी कि उस बुलेट या कार्ट्रिज की जो कोटिंग है वो गाय और पिग के फैट से बनी हुई है, चर्बी से बनी हुई है। तो अगर किसी भी सिपाही को वो बुलेट अगर गन में लोड करनी है तो उसके लिए उसे दांतों से इस कवर को निकालना पड़ेगा और तभी वो उस बुलेट को गन में लोड कर सकता था। अब आपको पता है कि हिंदूज के अंदर काऊ रिवर्ड है, काऊ को पूजा जाता है, और पिग जो है इस्लाम के अंदर प्रोहिबिटेड है। तो जब ये अफवाह फैलनी शुरू हुई कि भाई ऐसी बुलेट्स यूज करनी पड़ेंगी, ऐसी बुलेट्स यूज करनी है, तो सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम ऐसी बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसी बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड इसी कारण से मंगल पांडे जी को फांसी भी दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने इस राइफल का यूज करने से मना कर दिया था। अब कैप्टन राइट आगे चलकर एक और कहानी हमें बताते हैं कि होता क्या है, ये सब अफवाह की शुरुआत किस तरीके से होती है। कि वेस्ट बंगाल के दमदमा विलेज में, दमदमा डिस्ट्रिक्ट में एक खलासी जो पेपर मिल में काम करता था, खलासी लोअर कास्ट वर्कर, वो एक बार एक सिपाही से पानी मांगता है 1857 के अप्रैल के आसपास के टाइम पे। तो वो सिपाही उसको मना कर देता है, ब्राह्मण सिपाही, कि भाई तुम्हारे छूने से मेरा लोटा खराब हो जाएगा। तो खलासी मजाक उड़ाते हुए उपहास में उनको रिप्लाई करता है कि भाई आप जो अपने इस अपर कास्ट का अभिमान लेकर घूम रहे हो ना, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि ये जो नई कार्ट्रिजेस आपको दी जा रही हैं इसमें काऊ और पिग का फैट है, और जब आप उसे अपने मुंह से काटेंगे, आप उसे अपने मुंह से तोड़ेंगे, आपका धर्म अपने आप भ्रष्ट हो जाएगा। अब ये जो अफवाहें हैं ना, ये आग की तरह फैलना शुरू हुई, जैसे जंगल में आग फैलती ना वैसे फैलना शुरू हुई। और एक बार ये अफवाहें फैलना शुरू हुई तो लोगों ने इसके ऊपर पुरजोर तरीके से, जमकर से विरोध करना शुरू किया। इसी बीच में कई सारी और भी अफवाहें फैल रही थी। जैसे एक बहुत फेमस अफवाह ये फैली कि भाई देखो, ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और उनको क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं। और ये करने के लिए जो मार्केट में आटा मिल रहा है ना, उस आटे में वो गाय और पिग की, काऊ और पिग की हड्डियों का चूरा मिलाकर लोगों को खिला रहे हैं ताकि वो हमारे धर्म को नष्ट कर सकें। ब्रिटिश इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो ऐसी सारी अफवाहें बहुत तेजी से नॉर्थ इंडिया में फैल रही थी। इसी बीच में कुछ भविष्यवाणियां भी फैल रही थी, जिसमें से सबसे एक फेमस थी कि भाई बैटल ऑफ प्लासी के 100 सालों के बाद ब्रिटिश रूल भारत में खत्म हो जाएगा। आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757। तो 23 जून 1857 को ब्रिटिश रूल भारत के अंदर खत्म हो जाएगा। ऐसी अफवाहों के चलते लोगों के मन में ये भाव आने शुरू हो गए कि बस अब बहुत हो गया, ये वक्त आ गया है जब हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, उनका विरोध करना पड़ेगा। इनफैक्ट कई सारे गांवों में हमें देखने को मिलता है कि सीक्रेटली रात में चपातियां बांटी जा रही थी और कहा जा रहा था कि आगे 5 और चपातियों को बांटिए। अब हमें नहीं पता कि ये चपाती बांटना बेसिकली किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये आने वाले एक बहुत बड़े विद्रोह का सिग्नल था। अब वाई पीपल बिलीव्ड इन दीज रूमर्स, लोग इस रूमर पर भरोसा क्यों कर रहे थे? भाई ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के कारण, ये ब्रिटिशर्स के ही कारण था कि लोग इन अफवाहों में भरोसा कर रहे थे। कि एक बार जब ये अफवाहें आना शुरू हुई तो लोगों ने आंख बंद करके इस अफवाह पर भरोसा किया। और इसका कारण बहुत सिंपल सा है, 1820 के बाद से अंग्रेजों ने जो पॉलिसीज अपनानी शुरू की थी वो डेफिनेटली लोगों के मन में ये भ्रम पैदा कर रही थी, लोगों को ये डरा रही थी कि अंग्रेज हमारे जीवन, हमारे नियम कानून, हमारी व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं और वो अपना कल्चर, अपनी अथॉरिटी, अपनी गवर्नमेंट भारत के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि 1820 के बाद से जब हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने कई सारे ऐसे एफर्ट्स किए जिससे कि वो भारतीय समाज को बदल सकें, भारतीय समाज को सिविलाइज कर सकें, सभ्य कर सकें। अब देखिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी थी और इनमें कुछ इंडियंस भी इन्वॉल्व थे, लेकिन भारत के लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने भारत के अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया 1829 में। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया, जिसके चलते हिंदू विडोज कौन होती है, विधवा औरतों की रीमैरिज को लीगल कर दिया गया। 1835 में लॉर्ड मैकॉले के अंडर में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया, जिसके चलते भारत के अंदर इंग्लिश कॉलेजेस, इंग्लिश यूनिवर्सिटीज, इंग्लिश स्कूल सेटअप किए गए, लिबरल आर्ट्स और मॉडर्न साइंसेस, मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस की गई। ये सब कहीं ना कहीं भारत के लोगों को इस तरीके से दिखाई दे रहा था कि भाई अंग्रेज हमारे लोकल कस्टम, लोकल ट्रेडिशन, लोकल विचारधाराओं में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें अपना एजुकेशन देकर हमारी सोच उनके जैसी बनाना चाह रहे हैं। ये हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक हानि की तरह वो देख रहे थे, एक आप डेंजर की तरह देख रहे थे। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कई सारी इंडियन टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिया था। मिस गवर्नमेंट के चलते अवध को अपने कब्जे में कर लिया था। कॉन्क्वेस्ट के चलते उन्होंने मैसूर मराठास को अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने एडॉप्शन को रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम एडॉप्टेड सन को आपका अगला सक्सेसर नहीं मानेंगे, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भाई अगर किसी राजा का
अगर किसी राजा का एडॉप्टेड बेटा है तो हम उस एडॉप्टेड बेटे को अगला राजा घोषित नहीं करेंगे, हम उस राज्य को छीन लेंगे। और इसके चलते सतारा और झांसी को अपने कब्जे में कर लिया। इसी बीच में मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज की बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी। क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीली अलाउ किया गया कि आप भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को कन्वर्ट कीजिए। इवन 1850 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया जिसके चलते क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन और ज्यादा आसान हो गया। अब इस एक्ट के चलते क्या कहा गया कि अगर कोई भी इंडियन व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो ब्रिटिशर उसकी जमीन नहीं हड़पेंगे या उसका राज्य नहीं हड़पेंगे या उसकी जमीन उससे नहीं छीनी जाएगी। अब इसी में एक एक करके हम शुरू करते हैं कि सबसे पहला राज्य जो हड़पा गया था वो था अवध का इलाका। लॉर्ड डलहौसी ने अवध के लिए एक स्टेटमेंट दिया था 1851 में, और क्या कहा था? अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। अवध एक चेरी है, ये एक चेरी है जो हमारे मुंह में एक दिन जरूर गिरेगी। देखो, यूं तो ब्रिटिशर्स ने कई सारे इलाकों को आर्मी से कब्जे में कर लिया था, आर्मी की पावर का यूज करते हुए कई सारे इलाकों को अपने अंडर में कर लिया था, लेकिन अवध ने 1801 में सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर दिया था। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या थी? बेसिकली ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी निकाली जिसको कहा गया सब्सिडियरी अलायंस। ये 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा निकाली गई थी, सहायक संधि कहा जाता है इसको। इस संधि के तहत ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भारत के राजाओं के साथ ये संधि करनी शुरू की और क्या बोला कि देखो भाई, आपको आपकी आर्मी खत्म करनी पड़ेगी, आपके दरबार में हमारी आर्मी रहेगी, आप हमारी परमिशन के बिना किसी भी दूसरे राजा से ना संधि कर सकते हैं, ना आप किसी भी दूसरे राजा के साथ युद्ध पे जा सकते हैं, ना उसको अपना दोस्त बना सकते हैं। अब ये जो ब्रिटिश आर्मी आपके कोर्ट में रहेगी, आपके दरबार में रहेगी, आपके राज्य में रहेगी, उसका खर्चा आपको ही उठाना है, और अगर आप इसका खर्चा नहीं उठा पाए तो आपकी टेरिटरी को हम छीन लेंगे। हमारे यहां से एक रेसिडेंट, हमारे यहाँ का इंग्लिश रेसिडेंट, एक इंग्लिश जो मिनिस्टर होगा वो आपके कोर्ट में रहेगा, आपके दरबार में रहेगा, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको इस मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। अब यहां पे आपको एक चीज तो समझ आ रही है कि सर इस पॉलिसी को साइन करने से राजा की अथॉरिटी तो बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो फिर राजा आखिर इस अथॉरिटी को साइन कर क्यों रहे हैं, इस पॉलिसी को साइन कर क्यों रहे हैं? देखो, इसका सीधा सा आंसर ये था कि 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत के राजाओं के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रस्ट था, वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे और बहुत ज्यादा उनके बीच में लड़ाइयां चल रही थी। तो अंग्रेज चूंकि पावरफुल थे तो हर राजा ये चाहता था कि अंग्रेज हमारे साइड हो, ताकि कल को अगर मेरे दूसरे राजा के साथ कोई युद्ध हो तो हम उसमें सुरक्षित रहें। और अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे। तो उन्होंने इन राजाओं के इस डिस्ट्रस्ट और इस डिसयूनिटी का फायदा उठाते हुए उनके बीच में घुसे और सब्सिडरी अलायंस साइन करानी शुरू की। 1801 में अवध ने सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर दिया। अब देखो, चूंकि नवाब के पास खुद की आर्मी नहीं है, खुद की पुलिसिंग सिस्टम नहीं है, खुद का कुछ भी पावर नहीं है, तो उसकी सत्ता धीरे धीरे करके कमजोर हो रही थी। अब अवध ने तो ऑब्वियसली सब्सिडियरी अलायंस साइन किया, तो ब्रिटिशर्स तो किसी भी तरीके से उसको अपने कब्जे में नहीं कर पा रहे थे। प्लस अवध के राजा वाजिद अली शाह का अपना खुद का एक बेटा भी था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। तो भाई, अवध को तो अपने कब्जे में कर पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स अवध में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। क्यों? क्योंकि अवध या प्रेजेंट लखनऊ के आसपास के इलाकों की बात करूं तो वहां की ना जमीन बहुत फर्टाइल थी, वो जमीन बहुत उपजाऊ थी जहां पे कॉटन और इंडिगो उगाना बहुत ज्यादा पॉसिबल था। प्लस अवध नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट सेंटर भी था, जिसके चलते अगर ब्रिटिशर्स ने उसको कब्जे में कर लिया तो उनके पास और ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा टैक्स आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ यूं तो ब्रिटिशर्स ने कई सारे इलाकों को ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था। आप मराठास को देखें, उनको जीत लिया था, दोआब का इलाका, बंगाल का इलाका जीत लिया था, कार्नेटिक का इलाका, साउथ इंडिया में बेसिकली कार्नेटिक का इलाका, दिस इज द कार्नेटिक का इलाका, उसको वो जीत चुके थे, पंजाब को जीत चुके थे, बंगाल को ऑलरेडी अपने कब्जे में कर चुके थे। अब आखिरी जो बचा हुआ था वो अवध बचा हुआ था। लेकिन अवध को कब्जे में कैसे करें? तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, नवाजिद अली शाह जो है, नवाब वाजिद अली शाह, वो अच्छे से अवध का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे हैं, यहां पर राज्य व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही है, और इसके चलते ब्रिटिशर्स को अवध को टेक ओवर करना पड़ेगा। फाइनली 1856 में ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने कब्जे में कर लिया। The life was gone out of the body। अब ये क्यों लिखा गया है? वाजिद अली शाह अवध के बहुत ही फेवरेट नवाब थे, अवध के लोगों के बहुत आप देखेंगे कि चहेते नवाब थे, और वाजिद अली शाह को अवध के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, अवध के लोग बहुत ज्यादा उनको मानते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने कब्जे में किया तो उन्होंने वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया, कलकत्ता की जेल में डाल दिया। ही वॉज अ बिलवेड किंग, पीपल लव्ड हिम, लोग उनको बहुत चाहते थे, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो अल्टीमेटली जब अवध से वाजिद अली शाह जा रहे थे तो कई सारे लोग उनको कानपुर तक छोड़ने गए, और इनफैक्ट क्या कहा कि भाई ऐसा लग रहा है मानो अवध से वाजिद अली शाह जा रहे हैं तो हमारे प्राण अवध से जा रहे हैं। कई लोगों ने तो कहा कि अंग्रेज बहादुर आइन और मुल्क लई लीन हो, कि अंग्रेज बहादुर आए और हमारा मुल्क लेकर चले गए, हमारे जीवन जीने की शैली लेकर चले गए, हमारा जीवन लेकर चले गए।
इनफैक्ट आप देखेंगे कई सारे लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, दुख में थे, क्योंकि उनका नवाब वाजिद अली शाह वहां से जा रहा था। अब वाजिद अली शाह के जाने से पूरा उसका दरबार खत्म हो गया। अब दरबार के अंदर जो डांसर्स हैं, कर्टिजन्स हैं, सर्विसमैन हैं, गार्ड्स हैं, उन सबकी नौकरी भी चली गई। कुल मिला के अवध के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। अब फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ वर्ल्ड। अब जब अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो नवाब, तालुकदार, पीजेंट, सिपाही, हर तबका इस चीज से परेशान था। तालुकदार को उनकी जमीन से हटा दिया गया। जब ब्रिटिशर्स ने अवध पर कब्जा किया तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, ये तालुकदार जो है इनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपनी सत्ता को एक्सपांड कर रहे हैं, ये अंग्रेज किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इनकी पावर को जितना जल्दी हो सके हमें कम करना है। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदार के पास, बेसिकली तालुकदार क्या होते हैं, एक बड़े इलाके के हेड। तो तालुकदार के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, उनकी खुद की आर्मी होती थी, उनके खुद के किले होते थे, उनका खुद का जस्टिस सिस्टम होता था, उनकी खुद की ऑटोनॉमी होती थी, और वो राजा के अंडर में रहकर लोकल एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और राजा के अंडर में, नवाब के अंडर में रहकर रूल करते थे। लेकिन जब अवध को अनेक्स कर लिया गया तो तालुकदार को डिस्पोजेस कर दिया गया, उनके फोर्ट्स उनसे छीन लिए गए, उनकी आर्मी डिसबैंड कर दी गई, और जहां कहीं पर भी हो सकता था तालुकदार की सत्ता को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग नियम कानून बनाने शुरू कर दिए। इसी में से एक एक्ट पास किया गया 1856 में, विच वाज कॉल्ड समरी सेटलमेंट। इस सेटलमेंट में, ये बेसिकली एक टैक्सेशन सेटलमेंट था जो अवध में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें क्या बोला गया कि भाई अब तालुकदार के पास कोई सत्ता नहीं रहेगी। तालुकदार को रिमूव कर दिया गया हर जगह से जहां से भी पॉसिबल हो सकता था, और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करेंगे किसानों से, किसानों को उनकी जमीन लौटा देंगे, तालुकदार से जमीन छीनकर वो जमीन किसानों को लौटा देंगे और डायरेक्टली किसानों से टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब ऑल दो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टैक्स को इतना हाई रखा है कि बेचारे किसान उसको भर ही नहीं पा रहे हैं। लैंड को ओवर असेस कर दिया गया है कि भाई उस लैंड में सपोज 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है तो लिखा जा रहा है 170 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है। यू नो पूरा रेवेन्यू का बर्डन किसानों के ऊपर डाल दिया गया। अब किसान भी तालुकदार के जाने से कुछ खास खुश थे नहीं। ऑल्दो तालुकदार माना कि कुछ वक्त में लोगों को शोषण करता था, लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था, लेकिन तालुकदार एक फादर फिगर भी था। लोग तालुकदार की रिस्पेक्ट भी करते थे। तालुकदार गांव का ही एक व्यक्ति था जिसकी जो किसानों को सपोर्ट करता था। अब ये ब्रिटिशर्स तो किसानों की कोई हेल्प ही नहीं करते, अगर फसल नहीं भी उगे तो भी इतने हार्श तरीके से उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था कि भाई आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, उनको मारा पीटा जाता था। लेकिन तालुकदार ऐसा नहीं था। जब कभी किसानों को दिक्कत होती थी तालुकदार उनकी हेल्प करता था। इवन जब भी कभी किसानों को शादी के लिए या किसी फेस्टिवल के लिए लोन चाहिए होता था, तालुकदार आगे आकर उनके लिए सपोर्ट करता था। तो तालुकदार वॉज अ फादर फिगर। किसान उसको पसंद करते थे, किसान की हेल्प करता था तालुकदार। लेकिन अब जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स आ गए तो किसानों का कोई दुख दर्द कुछ भी पीड़ा सुनने को रेडी नहीं, उनको तो केवल टैक्स चाहिए। दे वर वेरी हार्श एंड कंसिडरेट कि भाई हमें तो टैक्स चाहिए, हमें आपकी दुख दर्द पीड़ा से कोई भी मतलब नहीं है। अब इसी कारण से रिवोल्ट ऑफ 1857 अवध में बहुत ज्यादा इंटेंस था। क्यों? क्योंकि तालुकदार्स और पीजेंट्स ने साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की वाइफ थी उनको सपोर्ट किया और उनके साथ मिलकर अवध में विद्रोह करना शुरू किया, और उन्होंने बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। अब ये बात केवल यहीं तक नहीं रह गई कि दुख केवल किसानों के नहीं थे, यही दुख इवन आर्मी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि जो दुख किसानों को हो रहे हैं ना, सेम दुख हमें आर्मी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीजेंट्स या सिपाहीज है ना, ये जो सिपाही है ना, वो किसान ही तो है, इन गांवों से ही तो उठकर गए हैं। अब आप सिपाहियों की प्रॉब्लम की बात करें तो सिपाही भी बहुत ज्यादा नाखुश थे अंग्रेजों के अंडर में। उनकी इनकम बहुत ज्यादा कम थी, उनको छुट्टियां नहीं दी जाती थी, उनको अब्यूज किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। चूंकि वो इंडियन थे तो अंग्रेजी सिपाही जो थे उनके रहने की व्यवस्थाएं अच्छी होती थी, उनकी ड्रेस अच्छी होती थी। वहीं पे इंडियन सोल्जर्स की रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती थी, खाने की व्यवस्था नहीं अच्छी होती थी, उनकी सैलरी अच्छी नहीं होती थी, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था। इवन आर्मी के अंदर उनको उनके सेक्टेरियन मार्क्स नहीं पहनने दिए जाते थे। मतलब जैसे सपोज मैंने ये धागा पहना हुआ है तो वो काला धागा नहीं पहनने दिया जाता था, टीका नहीं लगाने दिया जाता था, कड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, पगड़ी नहीं पहनने दी जाती थी। इन सब चीजों को करने से इंडियन सिपाहीज को रोका जाता था। प्लस हमारे यहां पर एक ट्रेडिशन था कि अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र को क्रॉस कर देता है तो वो अछूत हो जाता है। लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती हमारे भारत के सिपाहियों को पकड़ पकड़ कर समुद्र पार जो युद्ध हो रहे थे दूसरे देशों में वहां ले जाते थे। तो सिपाहियों ने मना कर दिया उस चीज में जाने से। तो अंग्रेजों ने एक नियम बना दिया जिसको बोला गया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। और इसके तहत क्या किया गया कि भाई अब भारत के अंदर जो भी व्यक्ति आर्मी में पार्टिसिपेट कर रहा है या आर्मी के अंदर आ रहा है उसे समुद्र पार करना ही करना पड़ेगा, वो समुद्र पार करने से मना नहीं कर सकता है।
अब आप देखो, इन सब चीजों के चलते सिपाही ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब ये सिपाही कहां से आ रहे हैं? गांव से तो आ रहे हैं। तो मे बी ये सिपाही अंग्रेजों के साथ कहीं और हैं, कहीं और युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप तो वहीं गांव में ही बैठे हुए हैं ना। अब देखेंगे 90% सिपाही जो बंगाल आर्मी के अंदर थे वो अवध और ईस्टर्न यूपी से आए थे, और इनमें से कई सारे ब्राह्मण और अपर कास्ट सिपाही थे। तो अब इनफैक्ट आप देखेंगे कि अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी कहा जाता था, कि अवध से ही मैक्सिमम बंगाल की आर्मी में सिपाही जाते थे। इनफैक्ट कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सिपाहीज वर पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म पहनकर किसान ही तो हैं। तो अब जब गांव में सोचो आप, सिपाहियों के माँ बाप को मारा जा रहा है, तो ऑब्वियसली सिपाहियों को इस बारे में पता चल रहा है। और जब सिपाहियों को यहाँ आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर इतना बुरा ट्रीट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, तो गांव में उनके माँ बाप को ये पता चल रहा है। तो जो दिक्कतें किसानों को थी वो सिपाहियों तक पहुंच रही हैं, और सिपाहियों की दिक्कतें किसानों तक पहुंच रही हैं, और ये सारी चीज एक साथ मिक्स होकर निकल कर आ रही है। अब रिबेल्स चाहते क्या थे? जब ये विद्रोह हुआ तो रिबेलियंस चाहते क्या थे? भाई रिबेलियन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती नहीं, क्योंकि उनको खुद के बारे में कुछ लिखने का वक्त ही नहीं मिला। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दे वर नॉट वेरी लिटरेट, और जो इश्तेहार, जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसी से हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। जो भी हमें इस विद्रोह की मेजर जानकारी मिलती है वो ब्रिटिश रिकॉर्ड से ही मिलती है। बट एक चीज हमें पता है कि ये रेबल चाहते थे कि भारत का हर एक तबका, हर एक ग्रुप यूनाइटेड हो जाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। उनका यह मानना था कि लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई है भारतीयों की अंग्रेजों के खिलाफ। दिस इज द बैटल ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट फिरंगीज। एंड इसी कारण से आप देखेंगे कि इस टाइम पे जो भी इश्तेहार प्रेजेंट किए गए, जो भी प्रोक्लेमेशंस लिखे गए, जो भी पैम्फलेट लिखे गए, उनके अंदर केवल एक ही चीज की डिमांड हो रही थी कि हिंदू और मुस्लिम साथ में आए और इस अंग्रेजी सत्ता को खत्म करने के लिए इस लड़ाई को लड़ें। देवर कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट कि जो मुगल टाइम में हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे थे, हमें वही हिंदू मुस्लिम यूनिटी दोबारा से चाहिए। इनफैक्ट आप देखेंगे कि कई सारे इश्तेहार और प्रोक्लेमेशंस के अंदर महावीर और मोहम्मद के नाम पे नारे लगाए जा रहे हैं, कि मोहम्मद और महावीर के नाम पे नारे साथ में लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को यह सबसे ज्यादा खौफ दे गया कि अगर ये भारत के अंदर हिंदू मुसलमान साथ रहे तो हमारी सत्ता ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रहेगी। इनफैक्ट बंगाल के अंदर तो उन्होंने लोकल जमींदारों को पैसे बांटे कि जाओ हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड दिस वॉज द पीक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब दूसरी चीज अगर बात करें तो उनकी ये लड़ाई बेसिकली उस चीज के अगेंस्ट थी जो उनका शोषण कर रहा था। ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की हम बात करें, या हम किसानों की प्रॉब्लम्स की बात करें, या बाहर से जो उनके कपड़े आ रहे हैं उसके कारण हमारे यहाँ पे जो आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, हथकरघा बना रहे हैं, वो अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? भारत से रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं, ब्रिटेन में फाइनल गुड्स बना रहे हैं और उसे भारत में लाकर बेच रहे हैं। तो भारत के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास अब कुछ भी नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए। उनका जीवन पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है, उनकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो चुकी है। तो ब्रिटिश रूल भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं उनके लाइफ का डिस्ट्रक्शन था। वो जिस चीज को चेरिश करते थे, जिस चीज को रिस्पेक्ट करते थे, जिस चीज को मानते थे, वो उसका डिस्ट्रक्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी एक जिंदगी जीने के तरीके का डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, उनके लाइफस्टाइल का डिस्ट्रक्शन कर रहे थे। लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी देखा कि ट्राइबल्स की जमीन छीन ली जा रही है, पहाड़ियास के साथ कैसा बुरा व्यवहार हुआ, और जो भी व्यक्ति ब्रिटिशर्स का अपोज करता उनको मार दिया जाता या जेल में डाल दिया जाता। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स हिंदू और मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो इन विद्रोहियों ने क्या बोला कि अंग्रेजों के खिलाफ हमारी ये जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई अपनी जिंदगी के लिए है, हमारे जीवन जीने के तरीकों के लिए है, हमारे भरोसे के लिए है और हमारी रिस्पेक्ट के लिए है। ये लड़ाई केवल किसी एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं, ये सभी व्यक्तियों के लिए है। अंग्रेजों को यहां से, अंग्रेजों की पॉलिसीज को बदलना होगा, और वो जो कुछ भी हमारे साथ कर रहे हैं उसे खत्म करना पड़ेगा। इनफैक्ट कई सारी जगहों पर आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के साथ जब आम लोगों ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो केवल ब्रिटिशर्स पर ही अटैक नहीं हो रहा है, ब्रिटिशर्स के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो भले ही जमींदार हो या मनी लैंडर हो, उन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। और क्या कहा कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। द सर्च फॉर अल्टरनेट पावर। अब देखो, जब ब्रिटिशर्स को हटाना शुरू किया अलग अलग जगहों पर, ब्रिटिश सत्ता को खत्म करना शुरू किया अर्ली ईयर्स में, तो रिबेल्स ने लोकल लीडर्स के साथ मिलकर क्या किया? अपनी लोकल गवर्नमेंट स्थापित करनी शुरू कर दी। उन्होंने लोकल कोर्ट स्थापित करने शुरू कर दिए, उन्होंने लोकल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरीके से हटाकर खत्म करने की कोशिश की। आप देखिए, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई। आप देखिए, लखनऊ के अंदर बिरजिस कादिर को नवाब बोल दिया गया, कानपुर के अंदर पेशवा घोषित कर दिया गया। किसको? पेशवा बाजीराव सेकंड को। दिल्ली के अंदर हमारे नवाब बहादुर शाह जफर, उनको
मुगल बादशाह बोलकर दिल्ली का रूलर घोषित कर दिया गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अंग्रेज के नियम कानून नहीं माने जा रहे हैं, नई लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, नए रेवेन्यू सेटलमेंट, नए तौर तरीके, नए एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं, जस्टिस सिस्टम, हर एक चीज स्थापित कर दी जा रही है, नया दरबार स्थापित किया जा रहा है। और क्या कोशिश की जा रही है कि ब्रिटिश रूल जो भी उनके सिंबल्स हैं उनको खत्म किया जाएगा और ब्रिटिश रूल के नियम कानूनों को या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड दिस वॉज मेंट कि भाई अब हम साथ में आए और डिसाइड करें कि आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ हमें इस युद्ध को कैसे कंटिन्यू रखना है। इनिशियली 6 महीने तो अंग्रेजों के पास भी कोई भी जवाब नहीं था इस विद्रोह के अगेंस्ट में। अंग्रेज भी परेशान हो गए थे और उनको भी अपना भविष्य भारत में ज्यादा लंबा देखने को मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित ही की थी आर्मी के थ्रू, और आर्मी में 90% तो इंडियंस ही थे। तो जब इंडियंस ने ही आर्मी के अंदर विद्रोह करना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों के पास अब कोई भी चारा नहीं था, कोई भी सोल्यूशन नहीं था। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने अब नए नए नियम कानून निकालने शुरू किए। उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया कि भाई अब किसी के पास भी आर्म्स नहीं होंगे। उन्होंने यूरोप से, ब्रिटेन से आर्मी बनवानी शुरू की और आर्मी और पुलिस को फ्री हैंड दे दिया कि जहां कहीं पर भी लोग दिखें उनको आप पनिश करो, जो कोई भी विद्रोह कर रहा है उनको पनिश करो। और सजा क्या होगी? केवल और केवल डेथ। शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया कि जहां कहीं पे भी कोई भी विद्रोह करता हुआ दिख रहा है उसको गोली मार दो, उसको फांसी पर चढ़ा दो, रुकना मत। बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने वायलेंटली पूरे विद्रोहियों को मारना शुरू किया, उनको खत्म करना शुरू किया। मतलब डेथ वाज द ओनली आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब ब्रिटेन से आर्म फोर्सेस बुलवाई गई और सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा करना जरूरी था, क्योंकि दिल्ली ही वो सिंबल था जहां से ये विद्रोह शुरू हुआ। कलकत्ता और पंजाब की तरफ से आर्मी फोर्सेस भेजी गई और फाइनली 1857 सितंबर में दिल्ली को कब्जे में कर लिया गया। बहादुर शाह जफर और बेगम जीनत महल, इन दोनों को ही रंगून भेज दिया गया, जहां पर जेल में डाल दिया गया। और बाद में बहादुर शाह जफर की उसी जेल में रहते हुए मृत्यु हो गई। दैट इज वाई बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल रूलर जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा मार दिया गया था जेल में डालकर। अब ब्रिटिशर्स के लिए ये आसान नहीं था पूरे रिवोल्ट को शांत करना, क्योंकि जिस लेवल पर ये रिवोल्ट चल रहा था इट वाज कंप्लीटली इंपॉसिबल फॉर द ब्रिटिशर्स टू स्टॉप इट। इनफैक्ट अवध के अंदर तो 3/4 मेल्स जो थे वो विद्रोह में ही इन्वॉल्व थे। अब ब्रिटिशर्स ने इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकाला? उन्होंने लोकल जमींदार की हेल्प लेनी शुरू की। उन्होंने क्या कहा कि जो भी लॉयल जमींदार होंगे हम उनकी जमीन उनको लौटा देंगे, और जो भी रेबेल लैंडलॉर्ड्स हैं, जो भी विद्रोही जमींदार हैं, उनको मार दिया जाएगा, उनकी जमीन छीन ली जाएगी, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कई सारे भारत के जमींदारों ने ही अंग्रेजों की हेल्प करनी शुरू की और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी शुरू की कि कहां पर कौन से विद्रोही छुपे हुए हैं, कहां पर कौन सा विद्रोही लीडर है और उनको कैसे सप्रेस किया जाता है। और यही कारण है कि हमारे अपने लोगों ने ही कहीं ना कहीं इस लड़ाई को हमारे अगेंस्ट में पलट दिया था। तो ये जो लोकल जमींदार, लोकल ये बड़े बड़े नवाब थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया कि भाई आप हमसे हमारी जमीन मत छीनेगा, और अंग्रेजों ने भी प्रॉमिस किया कि ठीक है हम आपसे आपकी जमीन नहीं छीनेंगे। और धीरे धीरे करके ये रिवोल्ट हर जगह पर खत्म हो गया। तात्या टोपे को मार दिया गया, कानपुर में नाना साहेब को मार दिया गया, झांसी रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया, बाकी जो भी विद्रोही थे उनको या तो जेल में डाल दिया गया या तो फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब देखो इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को प्रेजेंट कैसे किया गया। तो इस रिवोल्ट के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि विद्रोहियों के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते हैं हमें इस रिवोल्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके पास इतना वक्त नहीं था और ना ही वो इतने पढ़े लिखे थे कि इस विद्रोह के बारे में वो कुछ लिखें। जो छोटे मोटे प्रोक्लेमेशन, इश्तेहार या लेटर्स वो लिख रहे थे उसी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। जो मेजर जानकारी हमें मिलती है वो ब्रिटिश ऑफिशियल रिपोर्ट से ही मिलती है इस विद्रोह के बारे में, उनके लेटर्स, उनकी डायरीज, उनके ऑफिशियल हिस्ट्री, नोट्स, मेमोज, रिपोर्ट्स। इनफैक्ट ब्रिटिश न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर भी लार्ज स्केल में इस विद्रोह को प्रेजेंट किया गया, लेकिन नेगेटिव तरीके से। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस विद्रोह को ऐसा प्रेजेंट किया कि भाई ये हिंदुस्तानी जो है ये हमारे हम ब्रिटिशर्स को मारना चाह रहे हैं। और ब्रिटेन के अंदर मैगजीन और न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी इमेजेस प्रेजेंट की गई जहां पर इंडियंस को किलर्स, मर्डरर्स की तरह दिखाया गया और ब्रिटिशर्स को इनोसेंट दिखाया गया, कि वहां पर डरते हुए ब्रिटिशर्स की फोटो दिखाई गई और खूंखार इंडियंस को दिखाया गया जो अंग्रेजों को मार रहे थे। अब इससे ब्रिटेन के अंदर डिमांड उठ पड़ी कि भाई इन इंडियन से बदला लेना है, जैसे भी हो सके इनको मारना शुरू करो। जैसे आप देखिए कई सारी फेमस पेंटिंग इस टाइम पे बनाई गई और उन पेंटिंग्स का मेन मोटिव ही यही था कि लोगों के मन में ये विचार पैदा करना कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इंडियंस को मार रही है तो वो कुछ गलत नहीं कर रही है। जैसे आप देखेंगे कि भाई ब्रिटिश पिक्चर्स, जो उन्होंने पिक्चर्स बनानी शुरू की, तो पहली कुछ पिक्चर्स बनाई जहां पर वो ब्रिटिश हीरोज को कमेमोरेट कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक पेंटिंग बनाई गई रिलीफ ऑफ लखनऊ, थॉमस जोन्स बारकर के द्वारा। थॉमस जोन्स बारकर ने बेसिकली ये पेंटिंग बनाई उस टाइम की जब होता क्या है कि हेनरी लॉरेंस जो कि लखनऊ के कमिश्नर थे, जब लखनऊ को अपने कब्जे में कर लेते हैं विद्रोही, तो हेनरी लॉरेंस वहां पर क्रिश्चियन महिलाओं और बच्चों को लेकर एक किले के अंदर जाकर छुप जाते हैं। आगे चलकर जो विद्रोही हैं वो हेनरी लॉरेंस को मार देते हैं और अब ये बच्चे
और जो महिलाएं हैं उनको डरा हुआ दिखाया है उस फोटो के अंदर। आगे चलकर सितंबर में जेम्स आउटरॉम और कॉलिन कैंपवेल के अंडर में एक आर्मी भेजी जाती है वापस से लखनऊ में, जो इन महिलाओं और बच्चों को बचा लेते हैं। तो इस रिलीफ ऑफ लखनऊ के अंदर यही दिखाया गया है कि कैसे ये कैंपबेल और आउटरम विद्रोहियों को चीरते हुए बीच में से जा रहे हैं और ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को बचा रहे हैं। इनफैक्ट इंग्लिश वुमेन को ऐसे प्रेजेंट किया गया, इंग्लिश वुमेन के ऑनर को प्रेजेंट किया गया कि भाई देखो ये अंग्रेज इंडियंस जो हैं ये हमारी ब्रिटिश वुमेन की इज्जत लूट रहे हैं, ये उनके ऊपर कितना ज्यादा वायलेंस कर रहे हैं, उनको बहुत मासूम दिखाया गया, बच्चों के अगेंस्ट में वायलेंस दिखाया गया। जैसे एक फेमस पेंटिंग है इन मेमोरियम जोसेफ नोएल पैटॉन के द्वारा। इस पेंटिंग में इंग्लिश वुमेन और बच्चों को दिखाया हुआ है कि वो एक जगह पर डरे बैठे हुए हैं। उसमें वायलेंस नहीं दिखाया गया, लेकिन उसमें उनके अंदर ना डर का भाव जो दिख रहा है कि भाई देखो ये इंग्लिश वुमेन और बच्चे जो इतने मासूम है वो इतने डरे हुए हैं और बस वो वेट कर रहे हैं कि कब ये हिंदी या जो इंडियन विद्रोही हैं वो अंदर कभी भी आ जाएंगे और हमें मार देंगे और हमें नष्ट कर देंगे, हमें खत्म कर देंगे। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, लोगों के मन में इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इंडियंस की ही गलती है। कुछ जगहों पर ऐसी इमेज दिखाई जा रही है जहां पर महिलाओं को एक स्ट्रॉन्ग फिगर की तरह दिखाया जा रहा है। जैसे मिस व्हीलर, ये एक वुमेन दिखाई गई जिन्होंने हाथ में गन ली हुई और उनको हीरोइक और एक करेजियस वुमेन की तरह दिखाया गया है, जो इंडियन विद्रोहियों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही हैं और उनके करेज को ये शो कर रहा है। बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इन रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू इंडियंस को आप देखेंगे मर्डरर दिखाना चाह रहे थे। वो दिखाना चाह रहे थे कि देखो उनके हाथ में एक स्वार्ड है, उनके हाथ में गन है और वो हमारे ब्रिटिश लोगों को मार रहे हैं। और जब ब्रिटेन के लोग ये सब देखते तो उनके मन में यही भाव आता कि नहीं, हमें बदला लेना है इंडियन से। तो लार्ज स्केल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विद्रोहियों को मारा उसको उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया, ये बोलकर कि भाई हम अपनी इज्जत बचा रहे थे। रिबल्स को एग्जीक्यूट किया गया, उनको गन से उड़ा दिया गया, गोले बारूद से उड़ा दिया गया, लार्ज स्केल में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, बुरी तरीके से उनको मारा गया और जेल में डाल दिया गया। राइट? आप देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर ये डिमांड उठ पड़ी कि भाई हमें बदला चाहिए, जितना हो सकता है बदला चाहिए, आप मारो इंडियंस को, मारो इंडियंस को काटो। तो ब्रिटिशर्स ने इस इमेज का इस्तेमाल इस तरीके से किया। जैसे आप देखेंगे द ब्रिटिश लायंस वेंजियंस ऑन द बंगाल टाइगर, इस तरीके की इमेज बताई गई कि ब्रिटिश लायन बंगाल टाइगर को मार रहा है और उससे बदला ले रहा है। अब इसी बीच में अगर किसी ने शांति की बात की, क्लीमेंसी का मतलब शांति, जैसे गवर्नर जनरल कॉलिंग ने क्या कहा कि भाई इस तरीके से हम ये शांति स्थापित नहीं करना चाहते थे, ये रूल सही नहीं है, हमें थोड़ी शांति रखनी चाहिए और मर्सी दिखानी चाहिए, थोड़ा दया भाव दिखाना चाहिए। तो जब उन्होंने ब्रिटिश लोगों के सामने ये कहा तो उनको मॉक किया गया, उनकी भी पेंटिंग बनाई गई जहां पर वो एक ब्रिटिश सिपाही के सर पे हाथ रखे हुए हैं और ब्रिटिश सिपाही के हाथ में अभी भी एक तलवार है जिसमें से खून टपक रहा है। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, ये एक पेंटिंग बनाई गई। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पेंटिंग का इस्तेमाल करके किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ये जो पूरा हत्याकांड है जो उन्होंने रेबेलियन के द्वारा किया है उसको कैसे उन्होंने जस्टिफाई किया। वहीं पर अगर इंडियंस की बात करूं तो उनके लिए ये रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया कि हमारे इतिहासकारों ने इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है कि हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर, इन्होंने आगे चलकर रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह दिखाया। उन्होंने कई सारे आगे चलकर लिटरेचर लिखे, कई सारी पेंटिंग्स बनाई जिससे कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट और आगे चलकर हमारी आजादी की लड़ाई को प्रोत्साहन मिला। और इसको एक बेसिस बनाया गया कि देखो जैसा हम 1857 में लड़े थे वैसा हमें दोबारा से लड़ना पड़ेगा अगर इस अंग्रेजी सत्ता को भारत से खत्म करना है। इस रिवोल्ट में लड़ने वाले जो वीर योद्धा थे उनको हीरोइक फिगर्स की तरह प्रेजेंट किया गया, उनको हीरोज की तरह प्रेजेंट किया गया, उनको बहुत ज्यादा एक हीरोइक फॉर्म में दिखाया गया जिससे लोगों के अंदर मोटिवेशन और वो भी उठ के खड़े हो सकें अंग्रेजों के इस शासन के अगेंस्ट में। आप देखिए हीरोइक पोएम्स लिखी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की तो फेमस पोएम आपने सुनी है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो जो झांसी वाली रानी थी, कि झांसी की रानी को एक मैस्कुलाइन फिगर की तरह, एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया जहां पर वो घोड़े पर सवाल तलवारों से चारों तरफ ब्रिटिशर से घिरी हुई हैं और उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जोश भर देता था, एक जुनून भर देता था। और आगे जब भी कभी हमारी आजादी की लड़ाई होती थी तो इन्हीं हीरोज को याद किया जाता था। नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इनको अपना हीरो बना दिया गया और इनको याद करके भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो ये जो सारी चीजें थी इंडियंस ने इस मूवमेंट को इस तरीके से इस्तेमाल किया। तो आप देखेंगे ब्रिटिशर्स ने इमेजेस का इस्तेमाल किया कि उन्होंने जो किलिंग की उसको जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन इंडियंस ने इन्हीं इमेजेस का इस्तेमाल किया लोगों के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए या लोगों के अंदर देशभक्ति बढ़ाने के लिए और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने का जुनून उनके अंदर भरना शुरू किया। अब लास्ट में
कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए ये सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है और ये पूछ लिया जाता है 8 नंबर के लिए या ज्यादा नंबरों के लिए। तो सारे कॉजेस मैंने एक तरफ आपको शॉर्ट में दे दिए हैं। जैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से ही कॉजेस समझाकर आने हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज, सर राजाज, नवाब, तालुकदार, किंग क्वींस की पावर छिन रही थी, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, अलग अलग इलाकों को जीत लिया था। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, समरी सेटलमेंट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इतना हाई टैक्सेशन था, किसानों से उनकी जमीन छीन ली जा रही थी, ब्रिटिश गुड इंपोर्ट किया जा रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इंडिया में, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया जा रहा था, ट्राइबल लोग अफेक्टेड थे क्योंकि जंगल काटे जा रहे थे, उनसे उनकी जमीन छीनी जा रही थी। सोशो रिलीजियस कॉजेस, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो रहा था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया था भारत के अंदर, सती प्रथा को बैन किया गया, विडो रिमैरिज एक्ट पास किया गया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन लार्ज स्केल में हो रहा था, और इंडियन सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा था, और इंग्लिश जीवन जीने के तरीके भारत में इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। सिपाही डिस्कंटेंट, अब सिपाही भी बहुत ज्यादा नाराज थे। क्यों? क्योंकि 90% सिपाही ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस थे, उनकी सैलरी कम थी, उनके रहने के तरीके अच्छे नहीं थे, उनको अब्यूज किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, उनको सेक्टेरियन मार्क्स नहीं पहने देता था, और जबरदस्ती उनसे समुद्र क्रॉस करा के उनको सर्विस देने के लिए फोर्स किया जाता था। र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज, आपको बताया भविष्यवाणियां और अफवाहें कि भाई गाय के हड्डी का चूरा या पिग के हड्डी का चूरा आटे में मिलाकर दिया जा रहा है, या फिर प्रोफेसी भविष्यवाणी की भाई 1757 के बैटल के बाद 100 साल बाद ब्रिटिश रूल भारत में खत्म हो जाएगा। और इमीडिएट कॉज आपको पता ही है क्या था सर, सबसे पहले एनफील्ड राइफल की कार्ट्रिजेस जो कि काऊ और पिग के फैट से कोटेड थी, एंड मंगल पांडे जी का असैसिनेशन, ये कहीं ना कहीं इमीडिएट कॉज बने, और यहीं से हमारे भारत के अंदर 1857 का विद्रोह फैलना शुरू हुआ। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। दोस्तों आपको इन सभी लेक्चर के जो नोट्स हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो प्लीज आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। एक क्विक रिवीजन आपका हो गया है इस माइंड मैप सीरीज के अंदर। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।